हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग थ्योरीज की बात कर रहे थे। हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली, हमने सिडविक्स ईएन रूल पढ़ लिया, उससे एसोसिएटेड जितनी भी बातें थी वो सब बात कर ली। नेक्स्ट थ्योरी भी हमने पढ़ ली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एनसीईआरटी में भी खूब जोर शोर से बातें लिखी हुई हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो हेडिंग लिखो CFT। कौन सी थ्योरी है ये? 4th नंबर की थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के? पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज बात करेंगे। देखो, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ये पहले क्रिस्टल्स के लिए अप्लाई होती थी फिजिक्स में, आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स में जब कैटायन और एनायन क्रिस्टल्स बनाते थे तो ऑब्वियसली नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब भी तो वो जुड़ रहे हैं, बट रिपल्शंस भी तो होते हैं साथ में। भाई Na+ है, कैटायन है, Cl- है, एनायन है, दोनों में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बट साथ में सोडियम आयंस और Na+ के भी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर शेल्स। ऑल टुगेदर टोटल क्लोराइड आयन के पास भी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब वो पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होंगे, नहीं अट्रैक्शंस भी होंगे। पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। ये तो हुए अट्रैक्शंस। न्यूक्लियस दोनों के रिपेल मारेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों के रिपेल मारेंगे। हालांकि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो जब क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का, Na+ एंड Cl- ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पोजीशंस, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, नेट फोर्सेस, बट रिपल्शंस भी तो होते हैं। हाउएवर अट्रैक्शंस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्शंस। तो जो फोर्सेस, जो रिपल्शंस हैं, जब एनायन अप्रोच करता है लिगेंड, एनायन अप्रोच करता है, मान लो Cl- अप्रोच करता है Na+ को। अब सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में कई बार स्टूडेंट्स को ये बात तो पता होती है, हालांकि हम पढ़ेंगे भी सॉलिड स्टेट में कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में ईच Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl- एंड ईच Cl- इज सराउंडेड बाय 6 Na+। तो जब Cl- सराउंड करते हैं Na+ को, तो Cl- का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल मारता है टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ Na+, and because of that electronic configuration of Na+ is modified, their potential energy is changed, repulsion behavior is changed. So that was studied originally in CFT. So originally CFT was used in physics to study the modification in electronic configuration or repulsion behavior in the cation due to the approach of anions. बाद में इस थ्योरी को यूज कर लिया गया फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑल्सो, ये मानते हुए कि लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस एंड दे आर आल्सो सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इन द सिमिलर मैनर एज एनायंस आर सराउंडिंग कैटायन इन आयनिक सॉलिड्स। तो ये जरा ब्रीफ में लिखेंगे तो सही इस बात को। तो लिखो, ओरिजिनली दिस थ्योरी was used in solid state physics तो originally this theory was used in solid state physics to study repulsions faced by cations due to approach of anions, due to approach of anions. So originally this theory was used in the solid state physics to study the repulsions faced by cations due to the approach of anions. Later this theory was extended for coordination compounds Later, this theory was extended for coordination compounds in which modification
in electronic configuration of central atom was studied due to approach of ligands। दोबारा फिर बात करेंगे इस पे, अभी लिखो पहले, कंसिडरिंग ligands to be negatively charged point charges, negatively charged point charges. So originally this theory was used in the solid state physics to study the repulsions faced by cations due to the approach of anions, taking anions as negatively charged point charges, taking anions as negatively charged point charges। एनायंस को नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस लिया गया, उसकी वजह से जो रिपल्शंस कैटायंस फेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, नेट तो अट्रैक्शन होता है, नेट तो यहां भी अट्रैक्शन ही है, तभी तो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ही होता है ओवरऑल अट्रैक्शंस बिटवीन द टू स्पीशीज टू फॉर्म द बॉन्ड। बट इलेक्ट्रॉन के रिपल्शंस की स्टडी हो रही है यहां पर। तो बिल्कुल वही थ्योरी अब हमने लेटर दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? अब जब लिगेंड्स आएंगे एज ए नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस टुवर्ड द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम मोस्टली डी ब्लॉक के होते हैं, तो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स पर रिपल्शंस लगेंगे, और रिपल्शंस किसी पे कम किसी पे ज्यादा। अभी तक तो वो डीजेनरेट थे, जैसे डी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल एटम के, पांचों डी ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे वर डीजेनरेट, बट नाउ दे लूज देयर डीजेनरेसी बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मतलब यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो वो सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो अभी तक डीजेनरेट थे, अभी तक बराबर एनर्जी वाले थे, इक्वलेंट एनर्जी थी उनकी, नाउ बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल फील्ड अप्लाइड ऑन देम, उनकी एनर्जीज अलग अलग हो जाती हैं, और एनर्जीज अलग अलग हो गई तो दे आर नो मोर डीजेनरेट एंड दे स्प्लिट इनटू द वेरियस सेट्स ऑफ एनर्जीज। लिखेंगे इस बात को। तो लेटर दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच modification in electronic configuration of the central atom was studied due to the approach of the ligands considering the ligands to be negatively charged। अच्छा, यही सबसे बड़ी कमी थी इस थ्योरी की। सबसे बड़ी वीकनेस ही ये है कि लिगेंड्स को क्या माना गया, नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस एज इन आयनिक कंपाउंड्स, बट लिगेंड्स नीड नॉट बी नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस। आयनिक कंपाउंड्स में तो आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड मानते हुए ये थ्योरी अप्लाई की गई। बट आप तो जानते हो देयर इज ए कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये एक ड्रॉबैक है। सो दिस पॉइंट इज अ ड्रॉबैक ऑफ CFT as it assumes ionic interaction between ionic interactions between central atom and ligands. However, actual interactions are covalent और coordinate और covalent एक ही बात है भाई। CFT में कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस होता है बिकॉज एनायंस आर कंसीडर्ड टू बी नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस। यही थ्योरी जब अप्लाई की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे और लिगेंड्स को नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस मान लिया, तो आयनिक इंटरेक्शन मानते हुए सारी की सारी थ्योरी डेवलप की गई। बट आयनिक इंटरेक्शन तो है ही नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स।
and the interaction is covalent. So this itself is a drawback of the crystal field theory. So this was the first point. अब बात आती है जो हमने अभी भी कहा, सेंट्रल एटम था, अभी तक तो मजे में था, सभी ऑर्बिटल्स उसके डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, मोस्टली डी ब्लॉक के सेंट्रल एटम्स होते हैं। अब जब लिगेंड्स ने अटैक किया बाहर से तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं, टेट्राहेड्रली आ रहे हैं तो 109 डिग्री पर आते हैं, ऑक्टाहेड्रली आ रहे हैं तो 90 डिग्री पर आते हैं। तो जब वो डायरेक्शनल अटैक करते हैं ऑन द सेंट्रल एटम, तो डायरेक्शनल अटैक होने के कारण लिगेंड्स के प्रेजेंस में, लिगेंड्स के अप्रोच के कारण रिपल्शंस फेस करते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, एंड डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, किसी की ज्यादा बढ़ती है, किसी की कम बढ़ती है, एंड दे आर नो मोर डीजनरेट। और जब डीजनरेट ही नहीं है, एनर्जी चेंज हो गई, तो ऑफ बाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो विल बी मॉडिफाइड। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, स्टडी इन द मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखेंगे इस बात को, पहले ये नोट कर लो जरा, बोर्ड खाली कर दूं, अगला पॉइंट जब लिखेंगे नोट इट डाउन। Then comes second point. तो मॉडिफिकेशन इन मोस्टली रिपल्शंस, तो सभी ऑर्बिटल फेस करते हैं, बट मैक्सिमम रिपल्शन इज फेस्ड बाय द आउटर ऑर्बिटल्स एंड पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम रिपल्शन is faced by outer orbitals of central atom, particularly d orbitals, as most central atoms are d block metals। तो maximum repulsion is faced by the outer orbitals of the central atom, particularly the d orbitals, as most central atoms are d block metals due to approach of ligands। Due to approach of ligands, due to this d orbitals of central atom lose their degeneracy, and possess unequal energy। अच्छा, बस यही पॉइंट थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मॉडिफाइड, therefore electronic configuration of central atom gets modified। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम गेट्स मॉडिफाइड, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स विल चेंज, मैग्नेटिक नेचर विल चेंज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज, एंटायर केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड गेट्स चेंज्ड। तो यही बात तो हम कह रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट थे। जरा शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स देखें, अगले पेज पे लेंगे, पहले नोट करो इसको, नोट इट डाउन।
shape of d orbitals of central atom तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम देखें तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब पढ़ा है आपने, बट एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, साइज लगभग बराबर, ये साइज तो बराबर ही होते हैं लूप्स के। डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो देखो ये हैं ऑर्बिटल्स, इनकी शेप का आइडिया होता है। ये डबल डम्बल शेप्ड हैं 4, और ये डोनट शेप्ड है। डोनट मतलब जेड डायरेक्शन में 2 लोब्स हैं, बाकी सब में 4-4 लोब्स हैं। 4 लोब्स 4 लोब्स 4 लोब्स, यहां भी 4 लोब्स। और ये प्लस माइनस क्या है? साइन ऑफ वेव फंक्शंस, चार्जेस नहीं है आके, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ही बैठेगा ना, तो दीज प्लस माइनस रिप्रेजेंट साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये साइन ऑफ वेव फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेम साइन के वेव फंक्शंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट करके दे फॉर्म द बॉन्ड्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें और नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में करें तो प्रॉपर बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करने के बाद, जिसे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये प्लस माइनस साइन ऑफ द वेव फंक्शंस हैं, बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों जो ऑर्बिटल हैं डबल डम्बल शेप्ड हैं, 4 लोब्स हैं, यहां 2 लोब्स हैं, और एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है, डोनट जैसे होता है। डोनट कई बार मिठाई होती है, केक्स आते हैं, डोनट, और देसी भाषा में समझो तो वड़ा, सांबर वड़ा। सांबर अलग हो गया, सांबर का वड़ा होता है विद द होल, रिंग विद द होल, वड़ा जिसे बोलते हैं हम। और छोड़ो, वो कौन सी आती थी वो जो टॉफी टाइप की, क्या बोलते थे यार, आजकल कम आती है, क्या मैं कम खाता हूँ? मेंटोस? नहीं, मेंटोस तो दिमाग की बत्ती जला देता है, वो नहीं, मत खाना मेंटोस। कभी सोचो मैं दिमाग की बत्ती जला दूं, मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है, सबका दिमाग बढ़िया चलता है। चलाना ना चाहते हो बस बादाम खाया करो बढ़िया से। छोड़ो याद आएगा बताऊंगा। तो ये जो सांबर बड़ा होता है, ये बड़ा है, इट इज डोनट शेप्ड, ये 2 रिंग हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। और दोनों जो लोब्स हैं दीज आर पॉजिटिव, रिंग कैरीज नेगेटिव साइन ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब कौन? साई, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव बोलते हैं इसको हम। यहीं पे एक बात हमें मालूम पड़ती है, आप लिख भी सकते हो जैसे यहां, कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जी डेज एक्स, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज एट द 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, एंड along the axis there lies nodal planes. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies at 45 degree from axis in dxy, dyz
dzx. These orbitals are called T2g orbitals. तो dxy, dyz, dzx ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाते हैं T2g orbitals. These orbitals are called T2g orbitals. T2g का मतलब इसे कई बार ऐसे रीड करते हैं ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. लिख लो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स होते हैं. ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स तो हैं ही, तीनों की एनर्जी इक्वल होती है. और जीरेड क्या होता है? जीरेड ऑर्बिटल 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग बताते हैं तो ऑर्बिटल्स को हम जीरेड अनजीरेड बोलते हैं. जीरेड क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो. सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मूव करो, सेम साइन के वेव फंक्शन अगर आ जाएं तो कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो दे हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो जीरेड, इवन ये भी जीरेड है. और इन दोनों ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस और ये कहलाते हैं ईजी ऑर्बिटल्स. ईजी ऑर्बिटल्स एक्सियल डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. तो ये हैं एक्सियल डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स, ईजी ऑर्बिटल्स. कौन कौन से? dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, जबकि dxy, dyz और dzx में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो ये बात लिख भी देंगे कि इन dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर maximum electron density lies along the axis. तो in dx square, y square and dz square maximum electron density lies along the axis. तो ये कुछ पॉइंट्स से ऑर्बिटल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी इमेजिन करें प्रॉपरली, इनकी ज्योमेट्री को, इनका यूज आएगा. तो इस तरीके से आप कहते हो शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम. ये डी ऑर्बिटल्स की शेप्स थी. इन्हें बोलते हैं dxy, dyz, dzx. इन्हें बोलते हैं हम T2g ऑर्बिटल्स. जीरेड ऑर्बिटल्स हैं, ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. और dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. जीरेड का मीनिंग पता है हमें और डिजेनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जीज इक्वल हों. गाइस एक बार नोट कर लो, हालांकि ये 11th क्लास के पॉइंट्स थे बट 11th क्लास में हम ये टर्म यूज नहीं करते T2g, EG, वो ये हम यहां यूज करते हैं. तो इस तरीके से याद रखेंगे, नोट इट डाउन. नाउ अब बात आती है, हमने पॉस्टुलेट्स तो पढ़ लिए. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड्स कितने आ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है. 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो 2 केसेस पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल अप्रोच एंड स्क्वायर पिनर अप्रोच. चलिए बात करते हैं द मोस्ट कॉमन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स अंडर ऑक्टाहेड्रल अप्रोच. तो लिखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम
अंडर ऑक्टाहेड्रल अप्रोच। ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स हो तो सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरीके से स्प्लिट होंगी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो गाइस थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन यूज होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉपरली इमेजिन करना होगा हम क्या बात समझा रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा समझाता हूं आपको। अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो ये रूम है जहां पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये रूम है, क्यूबॉइड है, मैंने क्यूब मान लिया इसे। आप भी जिस रूम में बैठे हो स्फेरिकल तो ना होगा, वो भी होगा तो वो भी क्यूबॉइड, क्यूब मान लो उसको भी आप। तो जिस रूम में आप बैठे पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक क्यूब मान लीजिए। मैं इस रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये भी एक क्यूब है मान लीजिए। क्यूब की प्रॉपर्टीज आप जानते ही हो, देयर आर 6 फेसेस, चारों दीवारें, छत और फर्श। तो 6 स्क्वायर फेसेस आर देयर, 8 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर वो ऊपर छत में, 4 कॉर्नर्स यहां फर्श में ऑन द फ्लोर। तो इसका मतलब 6 स्क्वायर फेसेस आर देयर, 8 कॉर्नर्स आर देयर एंड 12 एजेस आर देयर। एजेस कौन से? जैसे ये वाला, ये वर्टिकल एज, ये वर्टिकल एज, तो सामने वर्टिकल एज, एक ये वर्टिकल एज, 4 एज फर्श में हो गए, फ्लोर में, और 4 एज ऐसी छत में हो गए। तो 12 एजेस इन द क्यूब, 6 स्क्वायर फेसेस, 8 कॉर्नर्स, ये क्यूब है। चलो मान के चलते हैं कि सेंट्रल एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, दिस इमेजिनरी क्यूब। तो मान लो इस इमेजिनरी क्यूब के सेंटर पर सेंट्रल एटम रखा हुआ है। ये रहा सेंट्रल एटम, ये जहां ये कैमरा है, कैमरे के जस्ट ऊपर सेंटर पे यहां सेंट्रल एटम रखा हुआ है। और 3 एक्सिस डिफाइन कर लो। मान लो ये सेंट्रल एटम है, यहां ये पॉइंट, थंब का जो टिप है, ये सेंट्रल एटम है। तो 3 एक्सिस डिफाइन कर लो। अब 3 एक्सिस डिफाइन कर लो तो आप अपने हिसाब से कर लो। मान लो ऐसे कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मान लो वाई एक्सिस हो गई, और ऊपर छत के सेंटर की तरफ जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी? सामने वाली ये दीवार के सेंटर पर। वाई एक्सिस ये इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स वाई प्लेन हो गया, और जेड एक्सिस ऊपर सेंटर, छत के सेंटर की तरफ। 3 एक्सिस डिफाइन कर ली। तो फिर जरा इमेजिन करो ऑर्बिटल्स को। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी जेड स्क्वायर के 2 लोब्स कहां पॉइंट आउट कर रहे हैं? ऊपर छत का सेंटर, फर्श का सेंटर, एंड देयर इज अ रिंग इन द एक्स वाई प्लेन। आया समझ में? और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया अब तो, चलो कोई बात नहीं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो 4 लोब्स हैं वो कहां पॉइंट करेंगे? चारों फेसेस के सेंटर पर, चारों दीवारों के सेंटर पर, एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईजी के जो 6 लोब्स हैं, ईजी में कौन से ऑर्बिटल बताइए? कौन सा ऑर्बिटल? डी जेड स्क्वायर, जिसके 2 लोब्स हैं, छत का सेंटर, फर्श का सेंटर, 2 फेस के सेंटर घेर लिए इन्होंने। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दूसरा ऑर्बिटल, उसके 4 लोब्स कहां पॉइंट करेंगे? इन द एक्स वाई प्लेन along the x axis and y axis, मतलब चारों दीवारों के सेंटर पर। तो इसका मतलब we can say that all the 6 lobes of EG orbitals, मतलब कौन? dz square and dx square y square, they are pointing towards the 6 square faces, center of the faces of the cube, चारों दीवारों के सेंटर, छत का सेंटर, फर्श का सेंटर। क्लियर? इमेजिन्ड? अब बात करेंगे T2G की। T2G में कौन सा ऑर्बिटल? dxy, dyz, dzx, dxy, dyz, dzx। और हर एक ऑर्बिटल में हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 4 लोब्स, 12। तो देयर आर टोटल 12 लोब्स, और 12 होते हैं हमारे पास एजेस। तो जैसे dxy है, ये dxy प्लेन, सेंटर से dxy में 45 डिग्री, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 45 डिग्री मतलब वर्टिकल एज जो है इसके सेंटर पर लाई करेगा। तो लोब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एज। ऐसी अपोजिट वाला वर्टिकल एज का सेंटर, ऐसी ये वर्टिकल एज का सेंटर। तो एक्स वाई जो ऑर्बिटल है dxy, उसके चारों लोब्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑल 4 वर्टिकल एज सेंटर्स। ऐसे ही वी कैन से दैट, वी कैन इमेजिन दैट ऑल दैट 12 लोब्स of
T2G orbitals are pointing towards all 12 edge centers of this imaginary cube. सबको समझ में आ गई? मैं समराइज कर दूं? समराइज क्या लिख ही देते हैं? दैट्स राइट। तो लिखो इस बात को। तो assume, consider an imaginary cube consider an imaginary cube in which मार्कर थोड़ा दूसरा लेते हैं। Consider an imaginary cube in which 6 lobes of, अरे तो और भी गया, in which 6 lobes of EG orbitals can be viewed to be pointing towards 6 phase centers of cube. तो consider an imaginary cube in which 6 lobes of EG orbitals can be viewed to be pointing towards the 6 phase centers of the cube. अभी अभी समझाया है। And also the 12 lobes of T2G orbitals, कौन से? वो dxy, dyz, dzx और xz, pointing towards all 12 edge centers can be considered to be pointing towards the all 12 edge centers. तो edge centers की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये हमने इमेजिन किया। अब ध्यान दो, हम ऑक्टाहेड्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि 6 लिगेंड्स आएंगे और 90 डिग्री पर आएंगे, 90 डिग्री पर, और 6 लिगेंड्स जब 90 डिग्री पर अप्रोच करेंगे तो कहां से अप्रोच करेंगे? दे विल अप्रोच फ्रॉम ऑल द फेस सेंटर्स। ऑल द फेस सेंटर मतलब बाहर से लिगेंड्स आएंगे दीवार के सेंटरों की तरफ, छत के सेंटर की तरफ से, ऊपर से, पाताल लोक से नीचे से आएगा वो अटैक मारता हुआ। तो 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो समझते हो ना, केमिकल बॉन्डिंग इतनी तो पढ़ी होनी चाहिए बच्चों को। मैं कहता भी हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इट इज द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम ये बात कर रहे हैं कि 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे 90 डिग्री, तो सिमेट्रिकली 6 लिगेंड्स जब आएंगे तो कहां से आएंगे? बाहर से अटैक करेंगे सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम यहाँ रूम के सेंटर पर रखा हुआ है। बाहर से अटैक करेंगे दीवारों के सेंटर की तरफ से, दीवारों के सेंटर की तरफ से, छत के सेंटर की तरफ से, ऊपर से अटैक करेंगे, नीचे से अटैक करेगा वो। इसका मतलब who will face more repulsion when the 6 ligands approach towards the central atom? Maximum repulsion is faced by directly 0 डिग्री के एंगल पर कौन रिपल्शन फेस कर रहा है? EG के लोब्स, because EG lobes, 6 lobes are pointing towards all 6 phase centers. और लेसर रिपल्शन कौन फेस करेगा? T2G, because they face repulsion at 45 डिग्री एंगल। वो 45 डिग्री एंगल पर रिपल्शन फेस करते हैं। तो इसका मतलब we can say when 6 ligands approach central atom octahedrally 90 डिग्री के एंगल पर, lobes of EG orbitals कौन? dz square and dx square y square face direct repulsion at 0 degree तो when 6 ligands approach central atom octahedrally, lobes of EG orbitals dz square and dx square y square face direct repulsion at 0 degree
and lobes of T2G con dxy, dyz, dzx face less repulsion. So when 6 ligands approach central atom octahedral, lobes of the EG orbitals face direct repulsion, more repulsion at 0 degree, and lobes of T2G मतलब dxy, dyz and dzx face less repulsion at 45 degree angle. तो इसका मतलब who faces more repulsion because of the approach of ligands? EG के लोब्स। तो EG की एनर्जी ज्यादा मात्रा से, एनर्जी तो T2G की भी बढ़ेगी जब रिपल्शन फेस होगा। तो अगर रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है और अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, अब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मॉडिफाई होने में रिपल्शन फेस होंगे बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द सेंट्रल एटम। तो डी ऑर्बिटल्स फेस मेजर रिपल्शंस, और डी ऑर्बिटल्स में भी ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में EG के लोब्स ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं देन कंपेयर टू T2G। तो इसका मतलब ये हुआ T2G ऑर्बिटल्स फेस मोर रिपल्शंस। तो एनर्जी ऑफ T2G EG, एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल्स increases by larger amount then the, so energy of the EG orbitals increases by larger amount than the T2G orbitals. एनर्जी तो T2G ऑर्बिटल्स की बढ़ती है बट EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा मात्रा से बढ़ती है, एंड दे स्प्लिट इनटू द टू सेट्स, दे लूज देयर डिजेनरेसी। तो दीज ऑर्बिटल्स लूज देयर डिजेनरेसी, और ये दो सेट में बंट जाते हैं, T2G एंड EG सेट। डायग्राम से बनाएंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। रिपल्शन डायग्राम देखें तो ऐसे बना सकते हो आप, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी, ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं विदाउट एनी अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स। बनाओ पहले डायग्राम, फिर बताता हूं मैं। Barycenter, this is called barycenter, and this energy is 0.6 delta O, and this energy is minus 0.4 delta O. These are degenerate d orbitals of central atom in absence of any ligands। कोई लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहा है, सब मजे में हैं, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल लो। ये हैं 5 डिजेनरेट
जीरेड, तो 5 डिजेनरेट जीरेड तो है ही डी ऑर्बिटल्स अंडर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। Under spherically symmetric field. And what is it? This is actual splitting under octahedral approach. Of ligands, and this is barycenter EG, this is T2G और डेल्टा O, डेल्टा और नीचे सबस्क्रिप्ट O लगा दिया, डेल्टा 0 या डेल्टा O, इट इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और क्या है ये? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन energy difference between EG and T2G orbitals, and this is measured with the help of a photon or light of the wavelength of the light involved, तो hc upon lambda। डेल्टा ओ को मेजर करने का यही तरीका होता है कि hc अपॉन लैम्डा, फोटोन कौन सा एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन विल जंप अकॉर्डिंगली डेल्टा ओ कैलकुलेट करते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम T2G। अभी समझ जाओगे आप, मैथमेटिकली लिख तो लो ही hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम T2G टू EG। आएंगे अभी उस पर। ये एक पहला डायग्राम बनाओ, मैं पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज इट, व्हाट इज बारीसेंटर, व्हाट इज T2G, व्हाट इज EG, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया। ये क्या है बीच में? 5 डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स अंडर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, imaginary, not applied, not actually applied। not actually applied। एक बार ड्रॉ करना तो सुनो ध्यान से, क्या बात कर रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में। जब लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को, तो सेंट्रल एटम का व्यवहार कैसा होता है, उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे स्प्लिट होती है, किस तरीके से मॉडिफाई होती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो, वो स्टडी कर रहे थे हम। तो हमने कहा था कि जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो EG ज़्यादा रिपल्शन फेस करते हैं एट 0 डिग्री एंगल, एंड T2G कम रिपल्शन फेस करते हैं। तो एनर्जी तो T2G की भी बढ़ती है और EG की भी बढ़ती है, बट ज़्यादा किसकी बढ़ती है? EG की। तो EG की एनर्जी ज़्यादा है देन कंपेयर टू T2G। तो व्हाट इज इट? ये 5 ऑर्बिटल हमें सेम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ये पांच बड़े डैश बनाए हुए हैं इंडिकेटिंग व्हाट? डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं ऑफ सेंट्रल एटम इन एब्सेंस ऑफ एनी लिगेंड्स। कोई लिगेंड्स नहीं, कुछ नहीं, मजे में 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर इस सेंट्रल एटम को हम एक स्फीयर में रख देते, सेंटर पर, सेंट्रल एटम को सेंटर ऑफ स्फीयर पर रख दो और स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक लगाओगे तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल अमाउंट से बढ़ती और ये हो जाती। हुई नहीं है। वी हैव नॉट अप्लाइड स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, वी हैव अप्लाइड ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ द फील्ड्स। हमने लिगेंड्स किसी डायरेक्शन पर लेके आए हैं, हम 90 डिग्री के एंगल पर लेके आए हैं, हमने हर डायरेक्शन से लिगेंड्स अप्लाई नहीं किए। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में अगर इनकी एनर्जी इतनी हो जाती तो एक्चुअल लिगेंड फील्ड में इसके कंपैरिजन में EG faces more repulsion and T2G faces less repulsion। तो corresponding to this spherically symmetric field जो एनर्जी होती है that is called barycenter। barycenter मतलब एक तरीके से सेंटर ऑफ मास, इसे सेंटर ऑफ मास समझ सकते हो। चूंकि वो 2 ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी एनर्जी कितनी अमाउंट से बढ़ी? 0.6 डेल्टा O, और ये 3 हैं T2G वाले
तो इनकी एनर्जी कितनी अमाउंट से घट गई फ्रॉम द बारी सेंटर, -0.4 डेल्टा ओ। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन यहां जाते और 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाते तो 2 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन कितना होता, 2 × 0.6 1.2 डेल्टा ओ। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाते तो हाउ मच, 3 × -0.4 डेल्टा ओ 1.2। तो बारी सेंटर का मतलब जीरो एनर्जी सेंटर, ये मतलब हुआ इसका। फिर सुन लो, ये 5 कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, कोई लिगेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मजे में है ये डिजनरेट। बट यदि इसको 5 सेंट्रल एटम को एक स्फीयर के सेंटर पर रख देते और स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लगाते, हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हम, हर डायरेक्शन से लिगेंड्स अपोज कर रहे होते, तो पांचों की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ती। उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया, बारी सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट। बट हमने वो फील्ड अप्लाई नहीं की है, हमने तो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच अप्लाई की है। और ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में T2G faces even more repulsion and EG correspondingly faces less repulsion than this spherically symmetric field. तो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट या जीरो एनर्जी पॉइंट इज बारी सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में EG की जो एनर्जी बढ़ती है वो 0.6 डेल्टा ओ, क्योंकि 2 हैं, और T2G की घटती है बाय द अमाउंट ऑफ 0.4 डेल्टा ओ, जो कि 3 है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये बात कहते हैं, याद भी कर लो। एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज कॉल्ड डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और कई बार ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं इसको, विच इज मेजर्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स hc/λ। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G ऑर्बिटल्स। इस तरीके से एनर्जी बट गई इनकी। अब सुनो पहली बात, अब मान लो इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई, तो बताओ ऑफ बाउ रूल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, T2G में। अभी तक तो पांचों डिजनरेट थे, कहीं भी भर दो आप। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G, क्यों, हंस रूल। पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि सब में एक एक सिमिलर स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ना भर चुका हो, हंस रूल। पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G, तीसरा इलेक्ट्रॉन सिमिलर स्पिन का T2G। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई डाउट है ही नहीं, दे विल बी फिल्ड इन T2G 1 ईच। फोर्थ कहां जाएगा, फोर्थ कहां जाएगा, वहां जाएगा जहां उसके लिए आसान होगा। इट में जंप टू EG और इट में पेयर अप इन T2G। वो T2G में पेयर अप भी हो सकता है और EG में जंप भी कर सकता है। वो करेगा जो इसके लिए इजी होगा। तो यहां तक की बात लिख लें पहले एक बार, तो ये बना लिया होगा आपने। तो मैं इस डायग्राम का जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हटा देता हूं, डायग्राम बना रहेगा। तो पहले एक बार पूरी बात नोट कर लो आप। तो ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल अप्रोच, ये है एक्चुअल अप्रोच। T2G की एनर्जी कम है, तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल्स 1 each with similar spin। कौन सा नियम, हंस रूल। तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल्स 1 ईच इन द सिमिलर स्पिन। तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G में गया, दूसरा T2G में, तीसरा T2G में ऑफ द सिमिलर स्पिन। फोर्थ कहां जाएगा, वो T2G में पेयर अप भी हो सकता है और EG में जंप भी कर सकता है। वो करेगा जो उसके लिए इजी होगा। तो इसका मतलब पेयरिंग में भी एनर्जी खर्च होती है सिस्टम की, और जंप करने में कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ओ। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पेयर अप होगा या जंप करेगा ऊपर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द पेयरिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो लिखो ना, तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल्स एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन में जंप टू EG ऑर्बिटल और में पेयर अप
into T2g orbital, depending upon the relative value of values of delta O, octahedral splitting and pairing energy. P. तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन T2g, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2g का दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2g के तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा, चौथा वो ऊपर जंप करके Eg में भी जा सकता है और वो T2g के किसी ऑर्बिटल में पेयर अप भी हो सकता है। पेयर अप करने में भी एनर्जी खर्च होती है, जंप कराने में भी एनर्जी खर्च होती है। वो क्या करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिलेटिव वैल्यूज में डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी में कौन ज्यादा है और कौन कम है। सिस्टम तो वो काम करेगा जो कम से कम एनर्जी खर्च करके उसका काम चल सकता हो। तो एक बार ये डायग्राम एक बार हटाएंगे, नीचे के स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, ऊपर का डायग्राम एक बार पूरी बात नोट कर लो। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी पी, अगर मान लो डेल्टा ओ जंप करना आसान है, जंपिंग में एनर्जी कम लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, पेयर अप ना होगा। देन इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप्स टू Eg ऑर्बिटल। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन था, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन, T2g 1 1 1 और Eg 1 0, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बट इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पा रहा, उससे आसान उसके लिए क्या पड़ रहा है, पेयर अप हो जाना। तो देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन will pair up into T2g ऑर्बिटल। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D4 मान लो चौथे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो T2g में एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया, तो 2 1 1 और Eg 0 0। देखो वही D4 था, यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंटायर मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड इज चेंज्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मॉडिफाइड, प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड। इसलिए पढ़ रहे हैं हम यहां पर ये सब। तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा है कौन कम है। सिस्टम वो काम करेगा जो कम एनर्जी में उसका काम चल जाता हो। अब बात आती है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी वेरी करती है बट नॉट मच। वी विल कंसिडर द पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट, हालांकि वेरी करती है बट वी विल टेक इट कांस्टेंट एंड वी विल मोस्टली, फिर वेरिएबल कौन है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो कंसिडरिंग पेयरिंग एनर्जी P to be nearly constant, considering pairing energy P to be nearly constant, electronic configuration EC मतलब electronic configuration depends on octahedral splitting। डेल्टा O, तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा O। उसके बाद आएगा हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा O। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे कि बताएं कि डेल्टा O कम है या ज्यादा है। लिखो यहां तक की बात, नोट इट डाउन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा O, द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगैंड।
भाई जो अटैक कर रहा है वो कितना मजबूत है या कितना वीक है उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड्स को इस थ्योरी में दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। जो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो बहुत कम स्प्लिटिंग कॉज करते हो दैट इज कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। तो इफ लिगेंड कॉज हाई स्प्लिटिंग, मतलब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा। तो इफ लिगेंड कॉज हाई स्प्लिटिंग इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL। if ligand cause less splitting, मतलब डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी P, then it is called weak field ligand, WFL। तो इस पूरी थ्योरी में लिगेंड्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, और एक्सपेरिमेंटली इनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया गया। तो strength of the various ligands are experimentally measured and arranged in the series of the increasing order of their strength, and that series is called a very important one, spectrochemical series. So strength of various ligands are experimentally determined and arranged in a series called spectrochemical series. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोल रहे हैं हम? जो लिगेंड्स हाई स्प्लिटिंग कॉज करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, जो वीक फील्ड कॉज करते हैं मतलब डेल्टा ओ काफी कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, उन्हें वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस लिगेंड, स्ट्रेंथ का मतलब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस लिगेंड्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एंड अरेंज्ड इन ए सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। नोट करेंगे, पहले ये वाली बात यहां तक की लिख लो, नोट इट डाउन। क्या सीरीज? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज I माइनस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ है, ब्रोमाइड आयन, एंड देन SCN माइनस, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्रेट आयन, अजाइड आयन, F माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2O। अच्छा यहां तक, उसके बाद में ये ऑर्डर है NCS माइनस, EDTA 4 माइनस, फिर बढ़ते चले जाएंगे ये PY, NH3, EN, बाइपिरिडाइल या DP, NO2 माइनस, PPH3,
cyanide CO. This is the increasing order of splitting cost. Increasing order of splitting cost. तो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग कॉस्ट और स्ट्रेंथ और डेल्टा ओ। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। इसलिए ये याद रख सकते हो, ये एक जनरल गाइडलाइन है कि लिगेंड्स अप टू वाटर इंक्लूडिंग वाटर आर कंसिडर्ड टू बी वीक फील्ड लिगेंड्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, एंड देयर आफ्टर ऑल द लिगेंड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इन जनरल ligands up to in general ligands up to H2O are weak field ligands। हालांकि ये इन जनरल ही है, एक्सेप्शंस भी होंगे, और एक्सेप्शंस कहाँ होंगे? देखो डिमार्केशन कहाँ है, बाउंड्री लाइन कहाँ है? वाटर तक के लिगेंड्स को वीक फील्ड लिगेंड और वाटर के बाद को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ऐसा तो है नहीं कि वाटर एकदम वीक हो और ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो, तो ये बॉर्डर वाले गड़बड़ करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। तो ये जो लिगेंड्स हैं C2O4 2 H2O NCS EDH अप टू अमोनिया वाले, ये कई बार गड़बड़ करते हैं, किसी केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड तो किसी केस में वीक फील्ड। ऑब्वियसली जो एक्सेप्शंस होंगे वो तो बाउंड्री वाले केसेस पे होंगे ना, क्योंकि केवल यही फैक्टर तो है नहीं। डेल्टा ओ डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एटम ऑल्सो। अभी आएगा, ये पहले पॉइंट तो पढ़ रहे हो आप। तो इन जनरल लिगेंड्स अप टू H2O आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड बियॉन्ड H2O आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट और आता है याद करने का तरीका। जनरली इन जनरल, ये सब इन जनरल पॉइंट्स हैं। X माइनस डोनर एटम्स एटम X माइनस मतलब F माइनस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है या ऑक्साइड है, और मान लो कौन है, ऑक्साइड, फ्लोराइड, हैलाइड, ये सब अगर सल्फर है, देन वीक फील्ड लिगेंड। देखो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स के अंदर जहां पर डोनर हैलाइड आयन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो वीक फील्ड लिगेंड। अगर डोनर एटम मान लो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कार्बन है, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर डोनर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और डोनर हैलाइड आयन या ऑक्सीजन और सल्फर है तो वीक फील्ड लिगेंड। ये जनरल है याद करने का तरीका, बट ये कोई रूल नहीं है। जैसे यहाँ एजाइड आयन है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है, मोनोडेंटेट लिगेंड के रूप में वर्क करता है, तो ये कोई नियम नहीं है, बट जनरली दिस इज द आइडिया। इससे आप याद करने में आपको मदद मिलती है, बट हमेशा एक्सेप्शंस होते ही हैं। जैसे एक बात याद रखने वाली है, ये IIT JEE में हम इसे बाद में भी लेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। IIT ने पूछ भी लिया इसको, IIT ने भी, ओलंपियाड ने भी, कि विथ कोबाल्ट 3+ आयन C2O4 2- एंड H2O एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये बात हम बाद में रिविजिट भी करेंगे कि COH2O 6 3+ एंड C2O4 थ्राइस, बाइडेंटेट है ना, तो थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों केसेस में, 3-। ये दोनों ही D2sp3 कॉम्प्लेक्स हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। IIT में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सिलेट और H2O एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
इसका रीजन आता है बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, थोड़ा बाद में आएगा। अभी तो कम से कम नोटेबल एक्सेप्शन है तो याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सिलेट और H2O एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब मेटल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट इज नॉट ओनली द लिगेंड। लिगेंड मेजर रोल प्ले करता है, कितनी स्प्लिटिंग कॉज करेगा, बट सेंट्रल एटम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट, याद रखने में ये हेल्पफुल होते हैं। और ज़्यादा गड़बड़े कहाँ होती हैं, अराउंड द बॉर्डर लाइन, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड कन्वर्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देयर आफ्टर। तो यहाँ इसी जोन में सब एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। कौन कौन से नोटेबल एक्सेप्शंस हैं वो हम बाद में आपको बता देंगे। तो हम पढ़ क्या रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डेल्टा ओ। सेकेंड फैक्टर लेंगे टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। पूरी बात नोट करो, ये टेबल याद भी रखनी है, आपको याद करनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है ये अच्छे से। नाउ सेकेंड फैक्टर, पहला तो था नेचर ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे भी तो डिपेंड करेगा, किस पर रिपल्शन लग रहा है वो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। और सेंट्रल एटम में 3D की मेटल होती हैं, 4D की होती हैं, 5D की होती हैं। और 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D वाली मेटल्स ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा O एज, क्यों, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। ध्यान दो, अगर पीरियोडिक टेबल आपको अगर याद हो तो हम ये बात बताते हैं कि SNP ब्लॉक में जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की प्रॉपर्टी है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, बट टॉप टू बॉटम लगभग कांस्टेंट रहता है SNP ब्लॉक में। बट D ब्लॉक के अंदर जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम बढ़ता है। 3D से 4D, 4D से 5D में आते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ही तो ये है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ही ये है कि जेड इफेक्टिव इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो 5D की मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है देन कंपेयर टू 4D देन कंपेयर टू 3D। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा हुआ है। सर कैसे जेड इफेक्टिव ने ऐसा क्या कर दिया, सुन लो, पहले पानी पी लूं। सुनो, ये है सेंट्रल एटम, ये रही, ये है लिगेंड। अब लिगेंड कितना मजबूत है वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, स्प्लिटिंग कॉज करेगा ऑर्बिटल्स में। बट अगर इसका सेंट्रल एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो लिगेंड्स को पास तक खींच के लेके आएगा, और जब पास तक खींच के ले आएगा तो रिपल्शन भी ज्यादा लगेगा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है सेंट्रल एटम का तो लिगेंड्स को पास तक ले आएगा खींच के, और लिगेंड्स अगर जितना पास तक आ गया तो इट विल कॉज मोर रिपल्शंस टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, नेट तो अट्रैक्शन ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। कभी कहो कि अट्रैक्शन भी करवा रहे हैं और रिपल्शन भी ज्यादा करवा रहे हैं। रिपल्शन वी आर स्टडिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स। तो जेड इफेक्टिव सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा होगा लिगेंड्स को पास तक खींच के लाएगा, और लिगेंड्स जितना पास तक आ जाएगा लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल कॉज मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ सेंट्रल एटम एंड डेल्टा O विल बी मोर। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, 5D में मैक्सिमम होता है, तो 5D का डेल्टा O काफी ज्यादा होता है।
इनफैक्ट ये जो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का डिमार्केशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3D, 4D और 5D में जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है, डेल्टा ओ इतना ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो लिखो इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट ऑल लिगेंड्स behave as strong field ligand with 4D and 5D central atom। अगर सेंट्रल एटम 4D और 5D का है तो क्या वीक फील्ड लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? एवरी लिगेंड स्टार्ट बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ 4D और 5D सेंट्रल एटम्स। तो इसका मतलब ये जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये मेनली क्लासिफाई कौन से वाले सेंट्रल एटम के ऊपर एप्लीकेबल है? 3D के सेंट्रल एटम, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब पे। बट 4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स, इनका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा हाई है दैट ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एंड थर्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज, oxidation state of the central atom। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा, तो डेल्टा ओ ऑल्सो विल बी मोर। इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अभी पढ़ा है डेल्टा ओ विल बी हाई, और डेल्टा ओ हाई होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट टू जंप, इट विल इजीली पेयर ऑफ। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मोस्टली लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इसका मतलब विद सेंट्रल एटम इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड्स टेंड्स टू बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ligands tend to behave strong field ligand, even weak ligands tend to behave strong field ligands। तो weak ligands लिख दो, weak ligands tend to behave strong field ligand। तो WFL भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लगता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा हो। जिसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल कौन सा, जैसे निकल का कॉम्प्लेक्स हो फ्लोरीन के साथ NiF6 4 माइनस NiF6 2 माइनस, ये था +2 में और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 वाला तो sp3d2 ही है, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो D2sp3 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिगेंड्स का क्या रोल हो गया, इनर ऑर्बिटल्स पेयरिंग करवा दी उन्होंने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक बार इसको नोट करो, मैं ये समझाता हूं कैसे कि क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मैं इस वाले केस को लेता हूं, ये प्लस हाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस +4 के कारण वीक फील्ड F- इज आल्सो बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अभी बताता हूं मैं, नोट इट डाउन। जरा देखना इसको,
NiF6 +4 में है। जरा निकिल +4 में देखना तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D8 4s2 था तो 2 वो गए और D में से और 2 चले गए तो 3D6 बचा, 4s0 4p0 4d0, बाकी सब तो 0 ही हैं। तो जरा बॉक्स डायग्राम बनाओ तो आर्गन दिस इज डी वाला भी और बनाई तो है तो सही, खाली तो पड़े ही हैं सब। 3D 4s 4p 4d 6 इलेक्ट्रॉन वुड बी लाइक दिस, खाली हो गए बाकी सब। ये देख लो अब यहां आप कह रहे हो कि F- वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहां वीक फील्ड लिगेंड में तो था, मगर Ni+4 का जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है कि वो इससे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवा लेता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O क्या होगा, बहुत ज्यादा। डेल्टा O बहुत ज्यादा मतलब कि अगर बाहर का ऑर्बिटल इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं करेगा, वो अंदर पेयरिंग करवा देगा। तो इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप, इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप। दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा दिया और हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, D2sp3, पेयरिंग करवा दी। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, तो पेयरिंग इजी थी। पेयर्ड एज पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, अगर मान लो पेयरिंग नहीं करवा पाता तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते, वो ये तो ऐसे ही रहता, तो फिर हाइब्रिडेशन कौन सा होता, sp3d2, बाहर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल होते। बट नहीं, उसने पेयरिंग करा दी अंदर, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके नहीं गया, वो वहीं पेयर अप हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझने वाली बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए और हाइब्रिडेशन D2sp3 हो गया। तो इसका मतलब ये एक तरीके से F- इज बिहेविंग हियर एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी ये बात थोड़ा कम समझ में आती है स्टूडेंट्स को पहली बार जब पढ़ते हैं कि सर पेयरिंग क्यों करवा दी, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो पेयरिंग इज इजियर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। और पेयरिंग करवा दी और 2 ऑर्बिटल अंदर ही खाली हो गए, तो हाइब्रिडेशन D2sp3। अब सर बात आती है D2sp3 और sp3d2 में हम क्या प्रीफर करें, ऑलवेज D2sp3। अंदर वाले D ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, अगर वो वाले इस्तेमाल कर रहे हो D2sp3 में, D2sp3 अंदर वाले D वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, तो कम एनर्जी के ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, तो D2sp3 इज प्रीफर्ड। बट पेयरिंग कराने की ताकत भी तो हो लिगेंड में, लिगेंड में ना थी वो ताकत। वो ताकत किस में निकली, Ni4+ में। उसने लिगेंड से, वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करवा लिया और पेयरिंग करवा ली। उसने कहा कि तू तो पेयरिंग मार जबरदस्त, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा जनरेट कर दी, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, तो अंदर पेयरिंग करवा दी। पेयरिंग कराते ही D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट इज अ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये NiF6 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो एक तरीके से निकल 4+ ने इस F- से भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवा लिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये भी एक एक्सेप्शन के रूप में काउंट कर लेंगे हम तो इसे, कि F- वीक फील्ड लिगेंड है, फिर भी इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव किया एंड हाइब्रिडेशन इज D2sp3। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। हालांकि ये थ्योरी अभी बीच में ही है, वी हैव टू टॉक मोर अबाउट इट, वी हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल स्टडी। तो आज बस यही स्टॉप करते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर, आज ही अच्छे से पढ़ें समझें इसको, बाकी की चीज़ें वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।